हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज जो हम लोगों की सीडीपी की क्लास होने वाली है, ये हमारी होने वाली है थॉर्नडाइक की, ठीक है ना। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत भी पढ़ेंगे और सीखने के नियम भी पढ़ेंगे। और आप समझिए कि सीखने का सिद्धांत देने वाले ये पहले मनोवैज्ञानिक आपके बन गए थे, थॉर्नडाइक। तो इन्हीं के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी देखिए, आपकी हिंदी की क्लास जब चली थी तो उसमें मैंने कहा था कि मुझे जाना है कहीं और क्लास नहीं हो पा रही है आपकी। लेकिन फिर ये हुआ कि मैंने अपना जाना, जो भी जहां जाना था, थोड़ा डिले करके आपकी क्लास जो है देना उचित समझा। छोटी क्लास हो लेकिन आपकी रेगुलर होनी चाहिए, इसलिए आपकी क्लास ये दी जा रही है। हिंदी की क्लास आप लोग कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो अब आप लोग ये क्लास कर रहे होंगे जितने हमारे नए साथी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारा जो टेलीग्राम परिवार है उसे ज्वाइन कर लीजिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए। आप पिछली वीडियोस में जाकर के देखेंगे तो आपको कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ ज्वाइन करना है, आपको सब कुछ बताया गया। आइए हम लोग आज की अपनी क्लास पर चलते हैं। हमारी आज की क्लास होने वाली है थॉर्नडाइक के ऊपर, ठीक है ना। थॉर्नडाइक ने अपना जो प्रयोग किया था एक बिल्ली को लेकर के, उसके ऊपर होने वाला है। और इस क्लास में हम लोग उस सिद्धांत का क्रीम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? क्रीम पढ़ेंगे। ज्यादा इधर उधर की आलतू फालतू की चीजें नहीं, क्योंकि आपका समय भी बचाना है। आपने हिंदी की क्लास 1 घंटे की वैसे भी करी है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है सीखने के सिद्धांत, किसके? थॉर्नडाइक के, ठीक है। तो थॉर्नडाइक का सीखने का जो सिद्धांत है, इन्होंने कब प्रतिपादन किया था भाई? 1913 में इन्होंने प्रतिपादन किया था। एक पशु मनोवैज्ञानिक थे, तो इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, ठीक है ना। और ये कहाँ के रहने वाले थे भाई? ये रहने वाले थे अमेरिका के। तो ये प्रश्न आपसे यूपी टेट के प्रश्न में ये प्रश्न रखे जा सकते हैं कि जो है ये थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे। ऐसा कई एक आध प्रश्न आपका पूछा जा चुका है कि वो कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है ना। तो आपके थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कब दिया सिद्धांत? 1913 में। किस पर प्रयोग किया इन्होंने? तो प्रयोग किया बिल्ली पर। किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया। तो एक बार इनके प्रयोग को हम थोड़ा सा समझते हैं, फिर इनके सिद्धांत के नाम पर हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? एक बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया। मैंने यहाँ चित्र नहीं लगाया है, फिलहाल आप समझ सकते हैं। बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया, ठीक है। और इसका जो दरवाजा लगा था, इसको खोलने के लिए यहां पर एक लीवर लगा दिया कि अगर लीवर पर पैर पड़ जाए तो दरवाजा खुल जाएगा इसका और बिल्ली बाहर निकल सकती है। उसके बाद यहां पर इन्होंने क्या किया? एक जो है मृत मछली को रख दिया। क्या किया भाई? एक मृत मछली को रख दिया। ध्यान दीजिएगा कि ये मृत मछली है। क्या है? मृत मछली है, ठीक है ना। अब इन चीजों को आप समझिए। यहां पर मृत मछली है और जो बिल्ली को रखा गया था वो भूखी थी। कैसी थी? भूखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या क्या जरूरी है? बिल्ली होना जरूरी है, मछली होना जरूरी है, और ये मृत हो, मरी भी होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। पूछा जा सकता है कि मछली जिंदा थी, मरी थी, कैसी थी, आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। बिल्ली का भूखा होना भी जरूरी है। कैसा? भूखा होना जरूरी है। आप समझिए, अगर किसी का पेट एकदम भरा हुआ हो, अब उसे एकदम एक कुछ भी खाने की आवश्यकता ना हो, तो आप बताइए क्या वो उछल कूद करेगा? नहीं करेगा। उसके सामने कोई भी भोजन आप रख दीजिए तो वो कहेगा लेटे हैं, लेटे रहने दो मुझे। लेकिन अगर उसको भूख लगी है भाई, तो सूखी रोटी भी रख दोगे ना, तो वो कूद के तुरंत खाने पहुंच जाएगा। इसीलिए इन्होंने बिल्ली को भूखा रखा ताकि ये उछल कूद करे इस मछली को देख करके। क्या करे भाई? उछल कूद करे कि इसे हम कैसे खा लें। अगर पेट भरा होता तो क्यों उछलती, ठीक है। इसलिए इसे भूखा रखा गया। ध्यान में रखेंगे, ओके है। अब देखिए भाई, जो इसके अंदर जो भूख है, ठीक है ना, उसे कहते हैं चालक। क्या कहते हैं भाई? चालक। चालक या अंतर्नोद। क्या कहते हैं? चालक या अंतर्नोद। अगर भूख ना हो तो वो दौड़ेगी क्यों? इसीलिए इसे कहा जाता है चालक या अंतर्नोद। भूख को कहा जाता है। बिल्ली क्या है भाई? बिल्ली है अनुक्रियाकर्ता। क्या है? अनु एक मिनट, अनुक्रियाकर्ता। बिल्ली क्या है भाई? अनुक्रियाकर्ता। अब आप कहेंगे अनुक्रिया क्या होती है? अनुक्रिया मतलब कोई भी क्रिया जो हम करते हैं किसी चीज को देख करके, वो हमारी अनुक्रिया हो जाती है। तो बिल्ली मछली को देख करके जब कूदेगी तो ये इसकी अनुक्रिया होगी। तो बिल्ली कूद रही है तो बिल्ली अनुक्रिया करता हो गई। किसे देख करके कूद रही है? मछली को। तो मछली आपका हो जाएगा उद्दीपक। क्या हो जाएगा? उद्दीपक हो जाएगा।
ठीक है ना। मछली उद्दीपक, उद्दीपक क्या होता है भाई? उद्दीपक होता है जिसे देख करके कोई अनुक्रिया की जाती है, वो उद्दीपक होता है, ठीक है ना। तो बिल्ली मछली को देख करके उछल कूद कर रही है, मतलब उछल कूद करना उसकी अनुक्रिया हो गई। मछली क्या हो गई? मरी हुई, ये उद्दीपक हो गई। और उछल कूद करने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है? तो आप कहेंगे उसका भूख हो गया, प्रेरित कर रहा है वो भाई अंदर से, चालक उसका हो गया, क्योंकि वही इसको दौड़ा रहा है। भूख नहीं होती तो ये दौड़ती ही नहीं। इतनी सारी चीजें आपको यहां पर समझ लेनी है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत ये बार बार पूछा है कि किस जानवर पर प्रयोग किया था, ठीक है। आपके सीखने के सिद्धांत में चूहा, बिल्ली और कबूतर और जो है कुत्ता, ये सब आपसे पूछा जा चुका है। तो आप ध्यान रखेंगे कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करा है, ठीक है ना। तो आप समझ गए, नोट कर लेंगे कि मछली जो है वो उद्दीपक हो गया, बिल्ली अनुक्रिया करता हो गई, भूख जो है वो अंतर्नोदिया चालक हो गया। ठीक भाई, ओके है, आगे चले। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इनके सिद्धांत का नाम, अब क्या हुआ? बिल्ली उछल कूद करती है, कई बार कूदती है, पूरा तमाम बार एकदम कूद रही है, कूद रही है, कूद रही है। और उसने क्या किया? एक बार लीवर पे पैर रख दिया। क्या कर दिया भाई? लीवर पे पैर रख दिया। जैसे लीवर पे पैर पड़ा, वो निकल के मछली खा लेती है। फिर इन्होंने बिल्ली को भूखा रखा, फिर मछली रखा, फिर वो कूदती है, कई बार ऐसे कूदती है, फिर पैर पड़ जाता है। ऐसे 8-10 बार जब होता है तो बिल्ली को लगता है यार यहीं पे मैं पैर रख रही हूं और पिंजरा खुल जा रहा है। तो अगली बार जब वो बिल्ली को भूखा रख के मछली रखते हैं तो कुछ नहीं करती है, पूरे पिंजड़े में नहीं दौड़ती है, वो सीधे लीवर दबाती है, मछली खा लेती है। फिर उन्होंने किया, फिर उसने लीवर दबाया और मछली खा गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अब उसने पिंजड़े को खोलना सीख लिया, ठीक है ना। ये इनका पूरा प्रयोग था। अब आगे आइए, इनके प्रयोग के कई सारे नाम हैं जिनके आधार पर प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत। क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत। क्यों नाम पड़ा, मैं जोड़ जोड़ के आपको बताऊंगा, क्योंकि नाम ही याद करना आपके लिए सबसे बड़ा जरूरी काम है। यहीं से आपके प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है ना। देखिए, मैंने कहा कि बिल्ली पहले तो उछल कूद करती थी सब जगह, बाद में उसने लीवर दबाना सीख लिया और जो है यहां जो मछली रखी थी उसको खा लेती है तुरंत, ठीक है। अब इसकी अनुक्रिया क्या थी? उछल कूद कर रही थी, फिर लीवर दबाना। अब ये लीवर दबाना इनकी अनुक्रिया हो गई, बिल्ली की लीवर दबाना क्या हो गई? अनुक्रिया हो गई। और ये क्या हो गया? उद्दीपक हो गया। अब उसने क्या किया? उसने मछली जो उसका उद्दीपक है उससे लीवर दबाने की अनुक्रिया को जोड़ दिया। क्या किया? जोड़ दिया। तो लीवर दबाने की सारी अनुक्रियाओं में से जो इधर उधर कूदती ही थी, उसमें से एक अनुक्रिया, कौन सा? लीवर दबाने को इसने किससे जोड़ दिया? उद्दीपक से जोड़ दिया, मतलब मछली से जोड़ दिया। इसीलिए इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं? उद्दीपक और अनुक्रिया। उद्दीपक लीवर दबाने वाली अनुक्रिया के बीच में बंध स्थापित कर दिया, संबंध स्थापित कर दिया, बॉन्ड बना दिया, इसीलिए इसे कहा गया उद्दीपक अनुक्रिया बंध या सिद्धांत। याद रखेंगे ना, याद होना चाहिए भाई। कैसे? उद्दीपक अनुक्रिया बंध जब आ जाएगा तो आपको पता चलना चाहिए उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध हो गया भाई। कैसे संबंध हो गया? कि अब ढेर सारी अनुक्रियाओं में से एक अनुक्रिया ऐसी होगी जो उसे उद्दीपक के पास ले जाएगी तुरंत। तो उसने लीवर दबाना सीख लिया। क्या कर लिया? इस एक अनुक्रिया को इसके साथ संबंधित कर लिया, बस। ओके भाई, आगे चलिए। एस आर बॉन्ड थ्योरी। एस आर बॉन्ड थ्योरी, एस मतलब होता है स्टिमुलस, अंग्रेजी में उद्दीपक को कहते हैं स्टिमुलस, ठीक है ना। अंग्रेजी में स्टिमुलस कहते हैं। आर मतलब होता है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को हिंदी में कहते हैं अनुक्रिया। फिर वही बात आ गई भाई, अंग्रेजी में नाम हो गया उद्दीपक अनुक्रिया बंध। उद्दीपक अनुक्रिया बंध दोनों एक ही चीज है, आपको याद होना चाहिए। ओके है, आगे चलते हैं भाई। देखिए, आपको रटना ही नहीं पड़ेगा, आपने सीधा ये इनका प्रयोग समझ लिया, सारे नाम एकदम क्लियर हैं, ठीक है, सारे नाम क्लियर हैं। यहां देखिए, बॉन्ड थियरी किसे कहते हैं, बंध सिद्धांत किसे कहते हैं, दो चीजें आप समझेंगे। एक बंध या संबंध है, एक संबद्ध है, ठीक है ना। क्या है? आप बाद में कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहां बता रहा हूं। देखिए, एक है संबंध, एक है संबद्ध, ठीक है ना। दोनों में अंतर है। संबंध जो होता है इसमें संबंध स्थापित करना है। क्या करना है? किसी अनुक्रिया का किसी उद्दीपक से संबंध जोड़ देना है, ठीक है ना। लेकिन संबद्ध में क्या होगा? संबद्ध में ये होगा आपका, आप कीजिएगा,
संबद्ध में ये होगा कि आपकी एक अनुक्रिया को किसी दूसरे उद्दीपक के साथ जोड़कर तीसरा उद्दीपक मिलेगा। तो ये संबद्ध करना होगा, किसी एक चीज को दूसरे चीज से संबद्ध करके तीसरी चीज प्राप्त करना, ठीक है ना। तो ये आपको हम पढ़ाएंगे पावलाव में। तो पावलाव का जो होगा वो संबद्धवाद का सिद्धांत होगा और आपका यहाँ संबंध का सिद्धांत है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बंध या संबंध का सिद्धांत। भाई ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। संबंध और संबद्ध में जब संबद्ध आए तो पावलाव, जब संबंध आए तो थॉर्नडाइक। ध्यान दीजिएगा, ये आपको मैं पावलाव में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। पहले आप यहां को समझिए, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, संबंधवाद का सिद्धांत। मैंने कहा संबंध और संबद्ध, तो संबंध जब आए तो आप तुरंत समझिए एक विशिष्ट अनुक्रिया का किससे संबंध स्थापित हो गया, उद्दीपक से। कि मछली को खाना है तो लीवर दबाना है, लीवर दबाना एक विशिष्ट अनुक्रिया हो गई और मछली खाना उद्दीपक को प्राप्त करना हो गया। तो उद्दीपक और इस एक अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया, इसीलिए इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्यों कहते हैं, तो देखिए भाई, मैं भी आपसे बार बार कहता हूं कि आप बार बार प्रयास करिए किसी भी चीज को। अगर नहीं समझ में आ रहा, बार बार पढ़िए, बार बार करिए। एक बार दो बार गलती होगी, लेकिन गलतियां पेपर में नहीं होनी चाहिए। पहले आप चाहे जितनी कर लीजिए, इसका प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा तो पेपर में आपकी गलती की संभावनाएं नहीं रह जाएंगी। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आप समझिए भाई। जब देखिए, अगर आपसे गलती हो रही है तो गलती होना गलत नहीं है, जिससे गलती ही ना हो वो गलत है, आप नहीं। अगर आप गलती कर रहे हैं इसका मतलब आप कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप कुछ नया ही नहीं सीखेंगे तो गलती होगी कैसे, नहीं होगी। अगर आपसे गलती होती है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि आप कुछ नया सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसको कैसे जोड़ेंगे भाई, यही तो मेन सिद्धांत इनका है। प्रयास एवं त्रुटि के नाम से ही चलता है, ठीक है ना, इनका थॉर्नडाइक का। तो बिल्ली क्या करती थी, बार बार पिंजड़े में कूद रही थी, बार बार कूद रही थी, बार बार प्रयास कर रही थी खोलने का, पिंजड़ा खोलने का प्रयास कर रही थी, खुला नहीं, खुल रहा था। अंत में क्या हुआ भाई, एक बार लीवर दब गया, ठीक है ना। तो उसने तमाम बार प्रयास किया, तमाम बार गलतियां की, एक बार वो सफल हो गई, ठीक। तो बार बार प्रयास कर रही है, गलती हो रही है, प्रयास कर रही है, गलती हो रही है, इसीलिए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा गया। इन्होंने कहा कि भाई सीखने में अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रयास करिए, प्रयास करिए, गलतियां होंगी, प्रयास करिए, गलतियां होंगी, लेकिन एक बार आप सफल हो जाएंगे। और जब सफल हो जाएंगे तो आपको उद्दीपक मिल जाएगा आपका। तो जो भी आपका उद्दीपक हो, वो नौकरी हो या कुछ भी हो, आप प्रयास करते रहिए, बार बार प्रयास करिए, बार बार प्रयास करिए, एक बार आप सफल जरूर हो जाएंगे, ठीक है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भाई देखिए क्या करती है, वो प्रयास करती है बार बार, प्रयत्न मतलब प्रयास है, भूल करती है मतलब गलती करती है। तो प्रयत्न ही प्रयास हो गया और भूल मतलब हो गई गलती, गलती मतलब क्या है, त्रुटि। बस प्रयास एवं त्रुटि हो गया ऊपर वाला। प्रयास एवं भूल मतलब भूलना नहीं कि कोई चीज जान रहे हैं भूल गए, नहीं, भूल मतलब गलती, ठीक है ना। तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत ये भी हो गया। संयोजनवाद का सिद्धांत फिर मैंने बताया, संबंधवाद और संयोजनवाद एक ही चीज है भाई। संबंधवाद और संयोजनवाद एक ही चीज है। कैसे, उसने संयोजन स्थापित कर लिया किसके बीच में, उद्दीपक के बीच और एक विशिष्ट अनुक्रिया के बीच। किसके बीच, उद्दीपक और एक विशिष्ट अनुक्रिया मतलब लीवर दबाने के बीच उसने क्या किया, संयोजन स्थापित कर लिया, संबंध स्थापित कर लिया, इसीलिए इसे संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव, ठीक है ना, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव। अब उसने क्या किया भाई, बार बार वो जब कूदी, ठीक है, एक बार लीवर पे पड़ा, फिर कई बार उसने प्रयास किया, फिर लीवर, फिर लीवर, फिर क्या हुआ, उसने उसको एक प्रशिक्षण के तौर पर लिया और अब उसको वो समझ गई कि लीवर कैसे खोलना है। तो प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव, या यदि ये आपको नाम मिल जाता है तो आप इसको समझ जाएंगे। अब इसका मतलब आप एक बार समझ लीजिए, देखिए अच्छे से समझ लीजिए। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव मतलब कि अब आप समझिए, किसी भी पिंजड़े में आप बिल्ली को रख दीजिए, कहीं लीवर दूसरी तरफ आप लगा दीजिए तो वो पहले उसको लीवर खोजेगी, ठीक है ना। तो सर्वसम अवयव मतलब एक तरीके की अगर परिस्थिति है तो उसके प्रशिक्षण का अंतरण होगा, उसके प्रशिक्षण का अंतरण होगा। अब आपको मैंने अधिगम अंतरण में बताया था,
समान समान अवयव का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने ही दिया है कि जब समान चीज होगी तो उसमें वो पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करने की कोशिश करता है, वो आपका अधिगम अंतरण का सिद्धांत हो जाता है। मैंने बताया था आपको समान अवयव वाला, ठीक है ना, वही यही है। सर्वसम अवयव मतलब समान अवयव में किसी भी पिंजड़े में आप रखेंगे तो पहले लीवर खोजेगी बिल्ली, क्योंकि पिंजड़ा उसको एक जैसा दिख रहा है तो लीवर ही खोजेगी। मतलब उसी तरीके का समान अवयव में वही जो प्रशिक्षण उसने पुराना ले लिया है, एक बार खोला है, वही यहां पर अंतरण करेगी। मैं इतना आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको रट जाए, याद हो जाए, ठीक है ना। चलिए, ये मैं 5 मिनट में भी आपको पूरा खत्म कर सकता था ये सिद्धांत, इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको सिद्धांत समझ में आ जाए। विशिष्ट उद्दीपक का संबंध किससे हो जाता है? एक विशिष्ट अनुक्रिया से हो जाता है, यही तो मैंने बताया। यस बॉन्ड आर, यस और आर के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, वही तो है। विशिष्ट उद्दीपक क्या हो गई भाई? मृत मछली हो गई, ठीक है। और अनुक्रिया क्या हो गई भाई? लीवर दबाना, ये इसकी विशिष्ट अनुक्रिया हो गई, इसमें संबंध स्थापित हो गया। इनकी 2 किताबें आपको याद रखनी है, एनिमल इंटेलिजेंस और एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये दोनों किताबें किसकी हैं भाई? ये दोनों किताबें हैं थॉर्नडाइक की। किसकी हैं? ये दोनों किताबें आपकी थॉर्नडाइक की हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ठीक है, 2 किताबें हैं, ठीक, ये याद रखना है। एक और है इनकी लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ माइंड, लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ माइंड। आपको मैंने एक किताब पहले पढ़ाया है, ठीक है ना। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग किसकी किताब है? आप कमेंट बॉक्स में जाकर के छाप दीजिए कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग किसकी है भाई। ये ग्रीन कलर है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप याद रखेंगे, एनिमल इंटेलिजेंस एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये दोनों इनकी हैं। एक और है लैंग्वेज एंड थियरी ऑफ माइंड। 3 किताबें आप याद रखेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने अपने सिद्धांत के, अपने जो सीखने का इन्होंने प्रयोग किया, सिद्धांत दिया, उसके आधार पर इन्होंने सीखने के कुछ नियम दिए। क्या दिए भाई? सीखने के इन्होंने कुछ नियम दिए। कैसे नियम दिए इन्होंने, इसको हम लोग देखते हैं ध्यान से। इसको समझ लेना है, नाम आपको याद रख लेना है, मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे आपको याद रखना है। देखिए, थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम दिए। कौन कौन से? एक इन्होंने कहा एक मुख्य नियम है और एक है गौड़ नियम। मुख्य नियम और गौड़ नियम दिए इन्होंने, ठीक है ना। कौन कौन से दिए? तो मुख्य नियम इन्होंने 3 दिए। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन में आपको देगा, पूछेगा निम्न में से कौन मुख्य नियम नहीं है, ये तीनों दे देगा, एक कोई दूसरा दे देगा, वो मुख्य नियम नहीं होगा, ठीक है। अब आइए समझते हैं। मुख्य नियम इन्होंने 3 दिए और गौड़ नियम इन्होंने 5 दिए। गौड़ नियम कितने दिए? 5। आगे अभी पढ़ते हैं, पहले मुख्य नियम तीनों देख लेते हैं भाई। कौन कौन सा? एक है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि जब कोई बालक किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए तत्पर होता है, मतलब उसके अंदर से प्रेरणा होती है किसी चीज को सीखने की, तो वो उस चीज को जल्दी सीख लेता है, ठीक है ना। मुख्य नियम में इनके कौन सा आया? पहले आया तत्परता का नियम, कि बालक किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर है, अंदर से उसके प्रेरणा है अगर, तो वो बहुत जल्दी सीख लेगा। तो इसका मुख्य बिंदु क्या है? प्रेरणा। पहले नियम का आपका तत्परता का मुख्य पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रेरणा। इसके अंदर प्रेरणा होनी चाहिए उस चीज को सीखने की, ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ओके है। आगे देखिए, पहला नियम आपका हो गया तत्परता का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम, ठीक है ना, अभ्यास का नियम। यदि कोई चीज वो बार बार करके सीख रहा है और वो उसकी जरूरत की है, किस चीज की है? जरूरत की है, उसको बार बार वो प्रयोग में ला रहा है, ठीक है ना, बार बार क्या कर रहा है भाई? प्रयोग में ला रहा है, तो वो उस चीज को जल्दी सीख जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी चीज अगर आपको याद करनी हो, जैसे मैंने कहा कि आपको वर्णमाला में पढ़ाया था कि जिह्वा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। अब उसको आपको याद करना है भाई, कैसे याद करेंगे? तो ये आपको समझना है। आप बार बार उसका जो अभ्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको वो चीज याद हो जाएगी। अब अगर वो उस आपके उपयोग की चीज है, अगर आपके परीक्षा में आने वाली चीज है, तो वो आपको याद रहेगी, ठीक है ना। तो उपयोग की है अगर, तो स्ट्रांग बॉन्ड बनता है उसके साथ, एक मजबूत बंध बनता है, तो वो याद रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वो बिना मतलब की चीज हो, काम की चीज नहीं है, जैसे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एकदम वहां से कभी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं? इसका उपयोग नहीं है। उसके साथ बंध क्या बनता है? बहुत कमजोर बनता है, वो भूल भी सकता है, तो वो
वीक बॉन्ड बनेगा। तो आपसे पूछेगा कि कब जो है सबसे स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, तो आप ध्यान रखिएगा जब कोई उपयोग की चीज होगी तो वो स्ट्रांग बॉन्ड वाली होगी, अनुपयोग की होगी तो कमजोर बंध बनेगा, मतलब वो भूलने की भी संभावनाएं ज्यादा है। ठीक है मेरे भाई, ओके है। तो ये आपका अभ्यास का नियम। प्रभाव का नियम क्या है भाई? प्रभाव का नियम, यदि किसी चीज को करके हमें संतोष मिलता है तो उससे आप जल्दी सीखेंगे। ठीक है ना? जैसे किसी को मोबाइल चलाना नहीं आ रहा है लेकिन उसको कहीं बतियाना है, चैटिंग करनी है। अब क्या होगा भाई? चैटिंग करके मन को खुशी मिलेगी तो संतुष्टि मिलेगी, तो उस चैटिंग सीखना वो जल्दी सीख जाएगा। लेकिन अगर कोई जरूरत काम वाली चीज बताइए कि यार यही काम तुमको कर देना है, तो से संतुष्टि नहीं मिलेगी, उतनी मजा नहीं आएगा, तो वो वीक बॉन्ड बनेगा, जल्दी नहीं सीख पाएगा। तो जिसमें किसी बालक को संतोष मिलता है तो उससे स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, और अगर असंतोष मिलता है तो वीक बॉन्ड बनेगा। तो बिल्ली वाला जो अभी मैंने बताया, तो उसमें एक चीज और आप समझ लीजिए कि इन्होंने दूसरी तरफ थोड़ा सा कुछ करंट वगैरह लगा दिया हल्का, कि उधर जाए बिल्ली तो उसको झंझनाहट हल्की सी हो। ठीक है ना? तो अब क्या हुआ? इधर झंझनाहट हुई तो इधर जाना बंद कर देगी, क्योंकि वहां उसको संतुष्टि नहीं, असंतोष मिला, और इधर लीवर मिला, संतुष्टि मिली, तो अब इधर ही भाग भाग के आएगी, इधर वाला हिस्सा वो छोड़ देगी। तो बालक को जिधर संतोष मिलता है, जैसे विद्यालय में भी अध्यापक होते हैं, जो अध्यापक थोड़े अकड़ू टाइप के होते हैं, थोड़े गुस्सैल टाइप के होते हैं, उनके पास बालक नहीं जाता है, वहां संतुष्टि नहीं मिलती है, वीक बॉन्ड बनता है। जो थोड़े बालक प्रेमी होते हैं, उनके पास बच्चे दौड़ दौड़ के जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां उसको संतुष्टि मिलती है। ठीक है ना? तो आपको मेन है नियम याद करना है। ठीक है ना? अब ये आप समझ गए ना? संतोष असंतोष आपसे पूछे तो आप प्रभाव के नियम में डाल दीजिए, उपयोग अनुपयोग पूछे तो आपको अभ्यास, और प्रेरणा की बात करें तो तत्परता। इसको याद कैसे करेंगे? आपात। ठीक है ना? आपात आ से हो गया अभ्यास, पा से हो गया प्रभाव, और ता से हो गया तत्परता। आ से हो गया अभ्यास, पा से हो गया प्रभाव, और ता से हो गया तत्परता। अभ्यास, प्रभाव और तत्परता, ये आपका हो जाएगा आपात। याद रखेंगे, क्या रखेंगे भाई? मुख्य नियम आपात होता है, मुख्य नियम आपातकाल में प्रयोग कर देना है। तो आपात, अभ्यास, प्रभाव और तत्परता। चलिए अब आगे चलते हैं भाई। छोटी सी क्लास होनी थी ये, लेकिन बड़ी हो रही है। कारण क्या है? क्योंकि आपको समझाना पड़ रहा है। अब आपके गौड़ नियम आ जाएंगे, फटाफट से देख लेते हैं। गौड़ नियम मैंने बताया आपके कितने भाई? 5 हैं। ठीक है ना? एक एक करके हम देखते हैं, इनको आपको याद करना आपकी जिम्मेदारी बनेगी, मैं बार बार रिवाइज करवाऊंगा। पहला आपका बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है ना? बहु अनुक्रिया का सिद्धांत मैं उसी से जोड़ के बताऊंगा आपको, अनुक्रिया से ही। ठीक है? बहु अनुक्रिया का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक ढेर सारी अनुक्रियाएं तो करता है। क्या करता है? बालक बहुत सी अनुक्रियाएं तो करता है, बहुत से आर मतलब रिस्पांस तो करता है, बहुत से अनुक्रियाएं तो करता है, लेकिन जिससे उसे सफलता मिल जाती वही वाली सीख लेता है। जैसे बिल्ली पूरे पिंजड़े में तो दौड़ रही थी, जिससे उसे सफलता मिल गई वही वाली अनुक्रिया उसने सीख ली। तो बहु अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया। बहुत सी बहु अनुक्रिया, बहुत सी अनुक्रियाएं कर रही है, लेकिन एक उसने सीख लिया। ठीक है? कैसे सीख लिया? जिससे उसे सफलता मिल गई, उसी को सीख लिया। यह बहु अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया। हालांकि अंदर से आपको नहीं पूछेगा, आपसे केवल नाम से ही प्रश्न पूछता है, पेपर 2 में शायद पूछ ले। ठीक है? मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम का मतलब यह है कि सीखने की मात्रा, बालक की मनोवृत्ति, जो प्रेरणा वाला मैंने बताया, अगर वो तत्पर है, गौड़ नियम में उसको क्या कहा गया? मनोवृत्ति का नियम कहा गया। यदि उसका मन उस चीज को सीखने के लिए तैयार है, ठीक है ना, उसके अंदर से उसके मन में इच्छा है कि मैं इसको सीख लूंगा, बालक चाहता है उसको सीखना, तभी सीख पाएगा, नहीं तो नहीं सीख पाएगा। ठीक है ना? तो सीखने की मात्रा उसके बालक के मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। ये मैंने आपको सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों में भी बताया था कि अगर उसके मनोवृत्ति, मन की दशा अगर ठीक नहीं है तो वो सीख नहीं पाएगा। ठीक है? सादृश्यता का नियम क्या होगा? सादृश्यता का नियम, देखिए विभिन्न परिस्थितियों में भी बालक एक एस के सापेक्ष वैसा ही आर करता, मतलब एक उद्दीपक के सापेक्ष वैसी ही अनुक्रिया करता है। पूर्व अनुभवों की सहायता से नवीन क्रिया करना सीख लेता है। बिल्ली को पता है कि लीवर दबाना है, अब उसको कहीं और भी रखेंगे तो वो लीवर खोजेगी, अगर लीवर दिखा वो उसको तुरंत दबा देगी। ठीक है ना? तो वो क्या हो गया? सादृश्यता। एक जैसी चीज अगर उसको कहीं दिख गई, वही वाला काम वो कर देगी। ठीक है ना? ओके है, आगे देखते हैं। अगला है
तत्व प्रबलता या आंशिक क्रिया का नियम, ठीक है। संगत का चयन, असंगत को छोड़ना। जैसे मैंने बताया बहु अनुक्रिया में बहुत सी अनुक्रियाओं में से वो एक सीख लेती है, ठीक है ना, बहुत सी अनुक्रियाएं करती है, एक सीख लेती है। अब इसमें तत्व प्रबलता या आंशिक क्रिया के नियम में क्या करता है भाई कि वो जो उसके काम की चीज होती है उसको रखता है, बिना काम की चीज को छोड़ देता है, ठीक है ना। बहुत सी क्रियाओं में जो उसके जरूरत की चीज थी उसको उसने रखा, बाकी सबको हटा दिया, ठीक है ना। लीवर उसके काम की चीज थी, उसको रख लिया, बाकी सबको हटा दिया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सी चीजें पढ़ते हैं अगल बगल की, अब बाद में हम क्या करेंगे, जो अपने जरूरत की चीज है, जैसे ये पांचों नियम याद करने हैं, ये हमारे जरूरत की चीज है, बाकी जो इधर उधर की बातें रहेंगी आप उसको हटा के ये पांच आपको रट लेना है, ठीक है ना। तो ये आपका संगत असंगत। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का सिद्धांत मतलब पहले कभी भी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार से क्या करना भाई, उसी प्रकार से करना, ठीक है ना, उसी प्रकार कर देना। तो क्या हो जाएगा, ये आपका एक परिस्थिति में जो आपने सीखा है दूसरी परिस्थिति में एकदम वैसे ही काम करना, आपका क्या हो जाएगा, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का सिद्धांत, ठीक है, नियम। बालक में क्षमता होने पर किसी भी एस से आर करके वो सीख लेता है। अगर बालक में क्षमता है सीखने की तो किसी भी उद्दीपक से वो अनुक्रिया करके सीखेगा ही सीखेगा, ठीक है। तो ये आपके पांच नियम हैं, पांचों नियम आपको रट लेना है। मैं चाहता तो पांच नियम 1 मिनट में बता देता, लेकिन आपको कुछ सिखाने की पर्पज से मैंने इतना आपको बताया। अब कक्षा शिक्षण में इसका क्या प्रयोग हो सकता है, इनके सिद्धांत का फटाफट से देखते हैं और क्लास समाप्त होगी। कक्षा शिक्षण में क्या प्रयोग है भाई, परिश्रम के प्रति आशा का संचार करना। बिल्ली अगर पहली बार में ही थक जाती और हार मान लेती और उसने मेहनत करनी छोड़ दी तो क्या वो भोजन पाती, तो आप कहेंगे नहीं सर, भोजन उसको नहीं मिलता, ठीक है ना। तो इससे, इस सिद्धांत के माध्यम से अध्यापक बच्चों को क्या कर सकते हैं, उनके अंदर आशा का संचार कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या होगा कि आप बताइए बच्चों को कि भविष्य में सफलता मिलने की संभावना है, तो बालक प्रयास करता रहेगा, ठीक है ना। ओके, जैसे ये होता है कि आपके सामने वैकेंसी है कोई, आप तैयारी कर रहे हैं, नहीं हुआ मान लीजिए, लेकिन फिर दूसरी वैकेंसी आ गई उसी की, फिर आप तैयारी में लग गए, फिर नहीं हुआ, लेकिन फिर एक वैकेंसी आ गई, आपको ये पता है कि आएगी ही आएगी, आप लग जाएंगे, अगली बार आप निकाल देंगे, ठीक है ना। तो ये होता है परिश्रम के प्रति आशा का संचार। जैसे मैं कहता हूं कि आप पढ़ते रहिए, एक ना एक दिन आपकी सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी, तो आप अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, ठीक। धैर्य एवं परिश्रम के गुणों का विकास, ठीक है। जिस तरीके से बिल्ली ने धैर्य रख करके अपना काम किया और उसे उसका लक्ष्य प्राप्त हो गया, उसी प्रकार से आप भी धैर्य रखिए। इस सिद्धांत से हमें यही पता चलता है, अध्यापक अगर हैं आप बन रहे हैं तो आप इस सिद्धांत से यही सीखेंगे कि बच्चों में धैर्य का विकास करना चाहिए। अध्यापक के अंदर खुद धैर्य का विकास होना चाहिए। क्यों, किसी बच्चे को आप सिखा रहे हैं, कक्षा 1 का बच्चा नहीं सीख पा रहा है, आप गुस्सा आ जाइए, ले धड़ाम धड़ाम, तो ये अच्छी चीज नहीं है ठीक है ना, क्योंकि बालक धीरे धीरे ही तो सीखता है। तो आपके अंदर भी धैर्य होना चाहिए। मंद बुद्धि के बालकों के उपयोगी, अब देखिए बार बार आपको बताना अभ्यास का नियम, तो वो अभ्यास का नियम आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। मंद बुद्धि बालकों को बार बार एक ही चीज का अभ्यास कराइए ना, तो उनके व्यवहार में वो चीज आ जाएगी। भले वो उसका मतलब नहीं समझ रहे हैं, अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वो करना जान जाएंगे उसको, ठीक है। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में, जाहिर सी बात है, जब आपने धैर्य रखने की बात कर दी, आशा की बात कर दी, और आशा क्या है, ये सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, आशा रखना तो सकारात्मक दृष्टिकोण। यह सिद्धांत गणित, विज्ञान, दर्शन जैसे गंभीर चिंतन वाले विषयों में अधिक उपयोगी होता है। क्यों भाई, क्योंकि अभ्यास, गणित विज्ञान अभ्यास से सीखे जाते हैं, दर्शन भी आप चीजों को देखते हैं, समझते हैं, धैर्य रखते हैं, तभी सीख पाते हैं। तो इसीलिए इन विषयों के शिक्षण में ये सिद्धांत आपका लाभकारी होता है। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि हिंदी की क्लास में आपसे कह दिया था कि क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्लास आपकी, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।